नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है मैं माँ हूँ, सब जानती हूँ। आज मैं तुम्हारी जेल से छूट रही हूँ। मेरी पैकिंग हो गई है, तुमसे दूर जा रही हूँ। बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया। तुमने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम हार गई। अब लैपटॉप और मोबाइल लेकर दिया है, क्या फ़ायदा है। इतनी उच्च शिक्षा के दौरान समय ही कब मिलेगा। जब खेलने कूदने की उम्र थी तब तो ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। मेरी टोक टोक कर मेरा मनोरंजन ना हुआ। कौन बनेगा करोड़पति का गेम हो गया। मोबाइल या लैपटॉप मेरे हाथ में आया और घड़ी की टिक टिक शुरू। हर समय रिंग मास्टर की तरह चाबुक लेकर मेरे सिर पर सवार रहने को नहीं मिलेगा। अब अपना कमरा ठीक रखो, पौष्टिक खाओ, अपना काम खुद करो, समय पर करो। मेरी ज़िंदगी को टाइम टेबल बनाकर रख दिया था। मेरे दिल पर क्या बीतती है तुम्हें क्या पता। अब कैसे देखोगी कि मैं गैजेट्स का सही इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं, कैसे कपड़े पहने, किसके साथ घूम रही हूँ, पढ़ रही हूँ या नहीं, पौष्टिक खा रही हूँ या नहीं। पर तुम इतनी उदास क्यों हो। मेरे आज़ाद पंछी सी ज़िंदगी देखकर चिढ़ रही हो ना। एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह गुमसुम हो, क्योंकि नालायक, औसत, नाकाबिल जमाने की जुबान से निकलकर तुम्हारा तकिया कलाम बन गए। ये सारे विश्लेषण गलत साबित हो गए। याद है, सबसे पहले ये संबोधन अपनी अध्यापिकाओं के मुंह से सुने थे। वाद विवाद, भाषण, कविता, पाठ, हर चीज़ का कितना शौक था मुझे। तुमने हर बार मुझे लिखवाया, सिखाया, तो क्या तुरंत अच्छा याद करके सुनाया नहीं मैंने। ऐसे ही अध्यापकों को भी सुनाती थी, लेकिन चुनाव किया जाता उस बच्चे का जिसके अंक अच्छे आते थे। मॉनिटर बनना हो तो अधिक अंक लाने वाले बच्चे, प्रतियोगिता में बाहर जाना हो या वहीं गेम के प्यारे गिने चुने बच्चे श्रेष्ठ होने का पुरस्कार पाना हो तो वही बच्चे। हर बार मेरा नन्हा मन बुझ कर रह जाता, पर जब भी तुमसे कंप्लेंट की तुमने मुझमें ही कमी निकाली। टीचर्स पक्षपाती हो सकती थी, लेकिन तुम तो मेरी माँ थी। तुम्हें भी कभी मेरी इंटेलिजेंट नज़र नहीं आए क्या। क्यों, जब कभी कंपटीशन के लिए चयनित न होने पर तुम्हारे आंचल में छिपकर रोना चाहा तो सुनी तुम्हारी कहानियाँ सुनी, जिसमें श्रम की निरंतरता को ही जिंदगी का मूल मंत्र बनाने वाले की जीत होकर ही रहती है। बचपन में तो नायक की जगह खुद को सोचकर खुश हो लिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई समझ में आता गया जिंदगी पंचतंत्र की कहानी नहीं है। मुझे चिढ़ हो गई है तुम्हारी कहानियों से, तुम्हारे हौसला देने वाले वाक्यों से, तुम्हारा समय नियोजन और योजनाबद्ध ढंग से मेहनत करने के उपदेशों से, औसत अध्यापकों का ये दिया ये विशेषण जो चोट थी जिस पर तुमने कभी मरहम नहीं लगाया। क्या औसत बच्चे को कभी कोई पुरस्कार पाकर तालियों की गड़गड़ाहट सुनने का हक नहीं होता है। क्या कभी किसी शाम का सितारा होने का हक नहीं है। क्यों पढ़ती मैं दिन रात, जब मेहनत करके भी किसी की नज़रों में विशिष्ट होने से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों करती मैं किसी के क्षेत्र में योजनाबद्ध मेहनत, जब मुझे पता था कि मैं कभी टीचर्स के फेवरेट बच्चों की जगह नहीं ले पाऊंगी। मैं इतनी छोटी होकर जिन बातों को समझ चुकी थी वो तुम्हें कभी समझ नहीं आई। तुम्हारी कहानियाँ पंचतंत्र से बदलकर पौराणिक हो गई, जिसमें बताया जाता कि उम्र भर संघर्ष झेलने वाले कैसे खुश रह सकते थे और सब कुछ पाने वाले क्यों दुखी। तुम मुझे भी पौराणिक पात्र बना देना चाहती थी, इसलिए रोज़ कोई न कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कराने में लगी रहती। मेरा डे रूटीन इतना संघर्षपूर्ण बना दिया तुमने कि किसी भी मनोरंजन के लिए समय ही न बचे। जब मेरी रुचि प्रतियोगिताओं में भाग लेने की नहीं रही, तब तक मेरा ये शौक तुम में स्थानांतरित हो चुका था। तुम स्कूल ही नहीं, सोसाइटी, हॉबी क्लासेस और शहर में होने वाली जाने किन किन प्रतियोगिताओं को खोजने के लिए जागरूक रहने लगी। उसमें जबरन मुझे हिस्सा दिलाने लगी। यही नहीं, उनके लिए मेहनत करने पर भी मेरे सिर पर डंडा लेकर सवार रहने लगी। उनमें मुझे पुरस्कार भी मिले, मगर वे क्षणिक खुशी ही दे पाए।
मैं हर पुरस्कार को बड़ी उम्मीद से स्कूल ले गई कि अब तो अध्यापिकाएं उन्हें देखकर पछताएंगी कि उन्होंने ऐसी प्रतिभा का मोल नहीं समझा। लेकिन जब मैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे उनसे चिढ़ हो गई। पर तुम्हें उनकी उदासीनता, उनकी पक्षपात कभी नजर नहीं आया। तुम्हें मेरे दर्द से वास्ता ही कब था? जब टीचर्स मेरी कंप्लेंट करती तो उनसे स्कूल के पक्षपाती वातावरण के लिए लड़ने की बजाय तुम बड़ी विनम्रता से उन्हें आश्वासन देती थी कि मुझे समझाओगी। धरती की तरह जिंदगी भी करवट बदलती है। पतझड़ के बाद बसंत आता ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह मेरे जीवन में खुशियाँ आईं, प्यार आया। तुम्हारी सतर्कता, तुम्हारी जासूसी नज़र मुझ पर पहरेदारी बिठा सकती थी, मेरे दिल पर नहीं। प्रथम मेरी जिंदगी में बहार बनकर आया, पर यह बहार तुम्हें कैसे बहा सकती थी? बड़ा कहती थी कि तुम मेरी दोस्त हो, पर जब दोस्ती निभाने का समय आया तो दोस्त तो छोड़ो, माँ भी नहीं रही, जेलर बन गई थी। उन दिनों हर जगह, हर समय, हर मोड़ पर बस पहरा ही पहरा। तुम्हारी पीढ़ी की यही बड़ी समस्या है। पहले तो मॉडर्न बनोगे, कहोगे जो चाहो कर सकती हो, आज़ाद हो, पर जैसे ही हम आज़ादी अपनी परिभाषा बताते हैं, गले में फंदा कस दोगे। तुम्हारी बददुआ रंग लाई। प्रथम की बेवफाई ने मेरे जीवन को बेरंग कर दिया। तुम अपनी जीत पर खुश थी, मुझे हर समय दुलारती रहती, मुझसे बात करने की कोशिश करती रहती, पर मुझे बात करने से, अपना दर्द बांटने से एलर्जी हो गई थी। और तब शुरू हुआ तुम्हारे ताने। मेरे अंकों में प्रत्याशित गिरावट पर तुमने कोई हौसला नहीं दिया। तुम्हारे दिल की बात जुबां पर आ ही गई। तुमने साफ कह दिया था, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। वो नस्तर दिल में जा धंसा और लुहुलुहान आत्मा का एक ही संकल्प बन गया, तुम्हें गलत साबित करके दिखाना है। और देखो मैंने कर दिया। मैं आगे और सक्षम होकर दिखाऊंगी और तुम्हें गलत साबित करती रहूंगी। बस एक इच्छा बची है कि एक दिन तुम अपनी सारी नाइंसाफियों के लिए सफाई दो। तुम्हारी सफल बेटी आकांक्षा। मेल में बचपन से आज तक का सारा गुस्सा उतार तो दिया आकांक्षा ने, लेकिन विदा के समय माँ की सूजी आंखें देखकर सेंड पर क्लिक नहीं किया। एक तो वैसे ही माँ की खुद को संभालने की हर कोशिश बेकार हो रही थी। उस पर दिल दुखाने वाला ये खत कैसे भेज देती? प्यार भी तो माँ से उतना ही है जितना गुस्सा। मन में सोचा, जब माँ का छड़ेक प्यार खत्म हो जाएगा और वो डांट लगाएंगी तो भेजेंगी। कमरे पर पहुंचकर सारा सामान सेट करते करते भूख लग गई थी। मुंह में माँ के बनाए लड्डू भरकर लैपटॉप खोला तो माँ का मेल आया हुआ था। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी दिली आकांक्षा, सदा खुश रहो। तुमने उड़ान भरने के लिए इतना ऊंचा आकाश जीता है। मेरी बरसों की तपस्या सफल हुई। तुम सोच रही होगी कि इतना बड़ा वरदान पाकर भी मैं इतनी उदास क्यों हूँ? क्या बताऊँ, लग रहा है जैसे अपने शरीर का एक अंग काट कर कहीं और रखने जा रही हूँ। ऐसा सूनापन, ऐसी कचोट तब महसूस की थी जब पहली बार तुझे प्ले स्कूल छोड़कर आई थी। इतने सुरक्षित वातावरण में सिर्फ 2 घंटे के लिए तुझे छोड़ने पर दिल संभालने ही नहीं आ रहा था। तो आज तो मन में 1000 चिंताएं हैं। गिनी चुनी सब्जियां अच्छी लगती हैं। तुझे दूध, फल, मेवे कुछ भी तो खुद से खाने की आदत नहीं डाल पाई। तेरी ठीक से रजाई ओढ़ना तक नहीं सिखा पाई। तो बात बात पर चढ़ जाती है और जल्दी निराश हो जाती है। कैसे ध्यान रख पाएगी अपने शरीर और मन का? दिल को किसी करवट का चैन नहीं है। माँ का दिल अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी दे देना चाहता है। उसे हर खतरे से, हर दर्द से दूर रखना चाहता है, इसलिए उसे अपनी नज़रों से दूर करने में डरता है। पर संभालना होगा। मुझे अपने दिल को जानती हूँ, तेरी भलाई के लिए ज़रूरी है। अगर हम पौधे को गमले से निकाल कर यथार्थ की क्रूरता जमीन में रोकने को जोखिम नहीं उठाएंगे तो अपने संपूर्ण विकास को कभी नहीं पाएगा। और ये तो प्यार नहीं है। जानती हूँ तू पिंजरे से आज़ाद हुई पंछी की तरह उत्साहित है। तुझे मेरे प्रिय खिलौने बिना किसी रोक टोक के मिले हैं। खुश है न, ईश्वर करे हमेशा ऐसे ही खुश रहे। पर बेटा, पिंजरे के पंछी के पास एक ही गम है, गुलामी। दाने पानी की खोज की परेशानी, धूप घाम की तकलीफ़ें, शिकारियों के खतरे का तनाव तो आज़ादी पाने के बाद ही समझ आता है।
पता नहीं इन सारे संघर्षों के लिए तैयार करने की कोशिश कितनी सफल रही है। जानती हूँ तुझे मुझसे बहुत शिकायतें हैं। ये शिकायतें मेरी इन्हीं कोशिशों के कारण हैं। तू चाहती थी ना कि माँ कभी तो सारी नाइंसाफियों के लिए दुखी और सफाई दे, खुश हो ले। आज जब तू माँ की देखभाल से दूर हो रही है तो तेरी सारी शिकायतों का जवाब देना चाहती हूँ। तेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें पैक कर दी हैं। कुछ आंसू छिपा कर रखे थे, खत के साथ भेज रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि संवादहीनता की उस दीवार को पिघला देंगे जो तूने किशोरावस्था से हमारे बीच खींच दी है। याद है मुझे, तू बहुत छोटी थी तो तू भी हर बच्चे की तरह टीचर्स के मुंह से चंद प्रशंसा के वाक्यों के लिए तरसती थी। कंपटीशन में भाग लेने का बहुत शौक था तुझे। एक बार तुझे मुझे अपने नाम का मतलब पूछा था। मैंने बताया था जब कोई चाह बहुत गहरी हो जाती है तो उसे आकांक्षा कहते हैं। फिर तुझसे मेरी आकांक्षा पूछने पर तूने कहा था मुझे प्रिंसिपल मैम कोई पुरस्कार दें और सारा स्कूल मेरे लिए ताली बजाए। मैं भावुक होकर तुझे देखती रह गई। बेटा, तेरा व्यक्तित्व मस्त मौला था। जो लोग आराम पसंद भी होते हैं और महत्वाकांक्षी भी, उन्हें अगर सही दिशा न मिले तो कुंठित या आपराधिक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो उनमें से ही थी जब तक हमने तेरी हर इच्छा पूरी की थी। पर उस दिन मुझे उन सच्चाइयों का एहसास हुआ जिन्हें मेरी माँ अक्सर दोहराया करती थी। सफलता या उपलब्धियाँ माँ बच्चे को दिला नहीं सकती, सिर्फ उन्हें अर्जित करना सिखा सकती है। तुझमें वो श्रम निष्ठा विकसित करने में लग गई जिससे तेरी आकांक्षाएं पूरी हो सकें। जब तेरा चुनाव किसी कंपटीशन के लिए न होता तो मेरे मन की मासूम चोटें माँ की सहानुभूति का मरहम चाहती थीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये मरहम तुझे और आलसी व कमियों को दूसरों या किस्मत के लिए सिर मरने को आदी बना देंगे। तुझे मरहम नहीं, उपलब्धि अर्जित करने के लिए जरूरी श्रम की प्रेरणा की ज़रूरत थी। हर प्रकार से समझा कर भी जब कोई असर नहीं हुआ तो मैंने बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना का सबसे पुराना तरीका चुना। कहानियाँ उस तरीके से कुछ असर दिखाया और तुम कम से कम किसी प्रतियोगिता की बात आने पर नियोजित श्रम में रुचि दिखाने लगी। मेरा उत्साह बढ़ा और मैं तुझे नई कहानियों में गढ़कर ये समझाने में लग गई कि स्पर्धा के लिए अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए टीचर्स उन बच्चों का चुनाव करती हैं जो अच्छे अंकों द्वारा श्रम के प्रति अपनी संजीदगी प्रमाणित कर चुके होते हैं। लेकिन बच्चा वो पौधा है जिसे कब कितना खाद पानी देना है वो पेरेंट्स को पता नहीं होता। बस प्रयोग करके ही सीखा जा सकता है। मेरा यह प्रयोग भी असफल होने लगा। तुझे कुछ समय तक तो मेहनत की पर अपेक्षित फल न मिलने पर तुम ज़्यादा निराश हो गई। तुझे अध्ययन से ही नहीं, मेरी कहानियों से, मेरे समझाने से भी चिढ़ हो गई और तूने कहीं चुनाव के लिए असफल होने पर अपना दर्द मेरे साथ बांटना बंद कर दिया। अब तेरा दर्द मुझे मेरे चिड़चिड़े बोलों से या सोते समय तेरे गालों पर सूखे आंसुओं से पता चलता। मेरी सहेलियों से अपने अनुमानों के सच होने का पता चलता तो मैं भीतर तक आहत हो जाती। एजुकेशन सिस्टम के लिए एनालिसिस औसत के तीर पर मेरे मासूम दिल की श्रम की इच्छा शक्ति को, मेरे आत्मविश्वास को कुचल दिया था। जानती थी तालियों की गड़गड़ाहट में खो जाने का, किसी शाम का सितारा होने का तेरा अरमान पूरा करने से मेरे पास दो ही सही रास्ते बचे थे। तेरे लिए स्वस्थ स्पर्धाओं से अधिक से खास अवसर खोजना और तेरे भीतर की इंटरेस्ट को पता लगाना। इसलिए मैंने तेरे लिए तरह तरह के हॉबी कोर्स ज्वाइन कराना और स्कूल में प्रतियोगिताओं के अवसर ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब वो उपलब्धियां भी तेरे भीतर श्रम की निरंतरता को प्रेरणा न जगा पाई तो मेरी ममता की चिंता बढ़ गई। तूने उन्हें स्कूल में दिखाकर टीचर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। मैं तेरे स्कूल में महत्व पाने के प्यासे अबोध मन को समझ नहीं पा रही थी कि उसे उन्हें क्या और क्यों फ़र्क पड़ता है। यदि किसी बच्चे ने स्कूल के बाहर कोई पुरस्कार जीता है तो वे उसे देखकर शाबाशी देने के अलावा कह या कर भी सकती थी। एक बात और तुझे बताना चाह रही हूँ कि बिना तेरी जानकारी के
जानकारी में आने दिए। मैंने तेरे स्कूल जाकर दूसरे पेरेंट से बात करके स्कूल काउंसलर से मिलकर ये पक्का किया था कि स्कूल में पक्षपाती वातावरण को लेकर तेरी शिकायतों में सच्चाई तो नहीं है, या तुझे कोई वास्तविक समस्या तो नहीं है जिससे मेरा मन अध्ययन में नहीं लगता। जब मैं अस्वस्थ हो गई तब मैंने तुझसे असफलताओं पर कुटित होने की बजाय उन्हें प्रेरणा बनाने और छोटी उपलब्धियों पर खुश रहने का नज़रिया विकसित करने के लिए पौराणिक कथाओं का सहारा लिया। किशोर अवस्था की आंधी तथा कथित प्यार ने इस उम्र की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे जीवन में भी दस्तक दी। मैं भी इस आंधी के खतरों से परिचित माँ की तरह चौकन्नी हो गई थी। ये तो कठिन घड़ी है जो हर पीढ़ी के अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। वो किशोरावस्था के शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण की अनिवार्यता को पहचानते हैं, इसलिए दोस्ताना माहौल बनाकर उसे सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोर आज़ादी को अपनी परिभाषा बदलते हैं, उनकी आंखों में पहाड़ की चोटी पर खड़े उस अबोध इंसान का बिंब उभरने लगता है, जिसे अंदाज़ा नहीं है कि एक कदम फिसला और कितनी गहरी घाटी में गिर सकता है। हम जानते हैं कि ना तो बच्चा इतना छोटा है कि उसे गोद में उठाकर वापस ले आया जाए, और न ही इतना बड़ा है कि उसे उन खतरों के बारे में समझाया जा सके। तो बस इतना चाहने लगते हैं कि एक रस्सी उसकी कमर में बांधकर पकड़ लें ताकि वो फिसले तो उस पर नज़र रख के उसे संभालें, और इन सबसे बढ़कर संवाद की और उन्हीं चीज़ों से किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। मैं कतई नहीं कहती कि मैंने उस दौरान जो किया वो पूरी तरह सही था, पर बेटा इतना ज़रूर यकीन दिला सकूंगी कि मकसद केवल मुझे तुझे गिरने पर संभाल लेना था। लेकिन प्यार में चोट खाने पर भी तूने संवाद की रस्सी को नहीं थामा। तूने उस चिढ़ाने के लिए किसी और का साथ लिया। वो कोई और नहीं, वो तुझे ब्लैकमेल करने लगा। तूने मुझे नहीं बताया था तो मेरे पास केवल सतर्कता की रस्सी बची, जिसने मेरी नज़र में मुझे जेलर बना दिया। कोई बड़ी उपलब्धि पाने के लिए जरूरी योजनाबद्ध परिश्रम की चाह विकसित करने का अंतिम उपाय है। प्रताड़ना ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि दिल पर पत्थर रखकर डरते डरते अपनाया ये उपाय कामयाब हो गया। लेकिन बेटा, ये तो कोई नई यात्रा की, नए संघर्षों की शुरुआत है। दुनिया में कदम कदम पर नाइंसाफियाँ हैं, नाकामियाँ हैं। तू मेरी सफल बेटी है। मन की प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ाने की कोशिश करना कि नाकामियाँ तेरे विकास की प्रेरणा बन जाएं, और हो सके तो अब संवाद की इस रस्सी को थाम लेना और फिर कभी न छोड़ना। जिंदगी में कभी भी कोई समस्या आए तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को बताना। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तुझे उपदेश नहीं दूंगी। जब मेरे गढ़ने की उम्र थी तब तुझे मेरी गलतियाँ बताती थी। अब तेरे बढ़ने की उम्र है तो माँ तेरा सहारा बनेगी। यकीन रखना, माँ तुझे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। चाहे तू सारी दुनिया की नज़र में निरर्थक हो जाए, सारे टीचर्स की नज़र में नाकाबिल हो जाए, सारे समाज की नज़र में गलत हो जाए, पर माँ के लिए हमेशा अनमोल रहेगी। वो तुझे संवारने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे। जब डॉक्टर ने पहली बार तुझे मेरी गोद में दिया था, मैंने तुझे बड़ी सावधानी से पकड़कर सीने से लगाया था। मन से माँ तुझे वैसे ही पकड़े रहेगी, तेरी हंसी पर निछावर होती रहेगी, तेरा दर्द से परेशान तेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित होती रहेगी। कुछ ही पल में झरझर बहते आंसुओं को संभालती आकांक्षा वीडियो कॉल पर करके कैमरे पर माँ के आंसू पहुँचे जा रही थी। अब रोने के नहीं, गर्वित होने के दिन है मेरी सफल माँ। दोस्तों, ये एक टीनेजर बच्चे की कहानी है। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।